अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। जर्मन बुंडेसलीगा का शानदार आगाज। बायर्न म्यूनिख ने पहले ही मैच में वर्डन ब्रेमन को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर लीग का किया फातिहाना आगाज। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए खेले जाने वाले मैच में स्वीडन ने होस्ट करने वाली ऑस्ट्रेलिया को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सऊदी प्रो लीग अल ताउन और अल नसर के दरमियान खेले जाने वाले मैच में रोनाल्डो की अल नसर को हुआ शिकस्त का सामना। अल ताउन ने 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली। स्टीवन जेरार्ड की ज्वाइनिंग से अल इत्तेफाक ने सऊदी प्रो लीग में अपने मैच में अल हज़्म को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। सऊदी प्रो लीग में खेले जाने वाले एक और मैच में अल बाहिदा ने अल शबाब को 3-1 से हराकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। फ्रेंच लीग मैट्स और मार्से के दरमियान खेले जाने वाला मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। ला लीगा में विलारियल की बेहतरीन परफॉर्मेंस मायोर्का को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल कर ली। वेलेंसिया और लास पाल्मास के दरमियान होने वाले मैच में वेलेंसिया ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से फतह हासिल करके मैच अपने नाम कर लिया। प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान होने वाले मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान एशियन क्वालिफायर अंडर 23 के लिए एबटाबाद में कैंप्स का आगाज कर दिया गया। मैनचेस्टर सिटी ने ब्राजीलियन खिलाड़ी पाकीटा की खरीदारी आखिर क्यों मुअत्तल कर दी। किलियन एम्बापे और नासिर खलीफी के दरमियान होने वाली प्राइवेट मुलाकात मंजर आम पर आ गई। पेप गार्डियोला ने सिटी के लिए नए खिलाड़ी ना खरीदने पर खामोशी तोड़ दी। फीफा मेंस वर्ल्ड कप में इटली की क्वालिफिकेशन ना होने के बाद टीम का नया कोच मुकर्रर कर दिया गया। और जानेंगे आर्सेनल के सोशल मीडिया पर आखिर क्यों हो रहे हैं चर्चे। ये सब कुछ देखिए तफसील से आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे जर्मन बुंडेसलीगा की। जी हां, आगाज हो गया है प्रीमियर लीग के बाद जर्मन बुंडेसलीगा का और पहला मैच खेला है बायर्न म्यूनिख ने वर्डन ब्रेमन के साथ। बायर्न म्यूनिख जो पिछले सीजन बहुत ही मुश्किल से टाइटल जीतने में कामयाब हुई थी, इस सीजन का बेहतरीन आगाज किया। उन्होंने वर्डन ब्रेमन को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी है। अफ्रीदी सुपर कप हारा था बायर्न म्यूनिख ने। टॉटनहम प्लेन से उतरने के बाद सीधा ग्राउंड गए थे और हम सोच रहे थे कि बायर्न म्यूनिख में कोई चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी, तो मैच तो जीत लिया उन्होंने। कितनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी और हैरी केन ने क्या इंपैक्ट डाला है। बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की। पहला मैच था 0 के मुकाबले में 4 गोल से जीता। साने जो हैं उन्होंने 2 गोल्स किए अपनी टीम के लिए, 4 मिनट में और 90 मिनट में। और केन जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, 1 गोल किया और क्या ही ब्रिलियंट और खूबसूरत गोल था केन की तरफ से, हारी केन की तरफ से। और टेल जो है उन्होंने 94 मिनट में अपनी टीम के लिए गोल किया। अफ्रीदी वर्डन ब्रेमन जो है, वर्डन ब्रेमन इतनी कोई मजबूत टीम नहीं है बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट अगर देखा जाए, लेकिन परफॉर्मेंस से आप कितना सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी बायर्न म्यूनिख की? जी बिल्कुल, ख़ास करके डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा गौर कर रहा था इस मैच में कि वर्डर ब्रेमन जैसी टीमों के अगेंस्ट अगर ये लीग करते हैं गोल्स तो फिर चैंपियंस लीग में इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब बुंडेसलीगा में तो मोस्टली जो हैं इनका जो एक टफ फाइट होती है वो आरबी लाइप्जिग, डॉर्टमंड, यूनियन बर्लिन और लेवरक्यूजन के साथ ही होती है। मॉन्शनग्लाडबाख भी कभी कभार टफ फाइट दे देती है, लेकिन यूजुअली ये बाकी क्लब जो हैं वो इतना मुश्किल नहीं क्रिएट करते बायर्न म्यूनिख के लिए। लेकिन ये कि इन मैचेस में फिर कितनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस होती है वो फिर आपको बताता है, एक टेम्पलेट देता है कि चैंपियंस लीग में ये किस लेवल के साथ खेल सकते हैं। अब किम मिन जे नेपोली से आए हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन आते साथ ही उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की है। और ओवरऑल क्लीन शीट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी टीम के लिए। अटैकिंग वाइज तो बायर्न म्यूनिख हमेशा से एक डोमिनेंट टीम रही है, चाहे आप इनको रियल मैड्रिड के खिलाफ खिला दें, चाहे PSG के, बार्सिलोना के खिलाफ। इन्होंने गोल्स तो करने हैं लेकिन कितने कंसीड करते हैं वो बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता गोल्स जो हुए भी हैं उसमें भी वर्डन ब्रेमन ने काफ़ी ओपन स्पेसेस दिए हैं उनको, इस वजह से तो इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बायर्न म्यूनिख से कि नेक्स्ट किसी मजबूत टीम के अगेंस्ट वो इतनी आसानी से गोल कर पाएंगे, जो 0-4 हमें नज़र आ रहा है। अब पहले स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, फिर मैं आपसे इस बारे में जानूंगा। स्टैट्स दिखाइए जिस मैच के, क्या कहते हैं स्टैट्स। और आप देख रहे हैं शॉट्स 25 से बायर्न म्यूनिख की तरफ से और 6 थे वर्डन ब्रेमन की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट 10 थे म्यूनिख की तरफ से, वर्डर की तरफ से 1 था। पोजेशन आप देख रहे हैं 73% था बायर्न म्यूनिख की तरफ से, जबकि ब्रेमन की तरफ से पोजेशन 27% था। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स 6 मिले हैं बायर्न म्यूनिख को, 0 मिला है यहाँ पर वर्डर ब्रेमन को।
तो अफरीदी, जैसे मैं कह रहा था कि इतने जो चांसेस मिले हैं शॉट्स ऑन टारगेट के और शॉट्स के, उसमें डिफेंस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी वर्डन ब्रेमन की तरफ से। ऑब्वियसली मिस्टेक भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट बायर्न के अटैक को भी देना पड़ेगा कि उन्होंने वो स्पेसेस क्रिएट किए। अब हैरी केन वाला गोल जैसे आप कह रहे थे कि उसमें हैरी केन जैसे प्लेयर को आप इतना स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन उसमें आप देखिए कि असिस्ट का भी कमाल था और हैरी केन का रन भी ऐसा था कि वो 2 डिफेंडर्स के बीच में से निकले हैं। तो आप डिफेंसिव एरर्स तो होती हैं, लेकिन उसमें अटैकिंग टीम का भी हाथ होता है कि वो डिफेंसिव एरर आपसे करवाते हैं। बिल्कुल, चलें आप जैसे कह रहे हैं और डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त हैरी केन के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, और जो फीचर प्लेयर हैं हमारे वो भी हैरी केन है। और हैरी केन इस मैच के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ऑफ कोर्स उनका पहला, एक किस्म का पहला मैच तो यही था, उनका लीग का तो पहला मैच यही था। सुपर कप में वो सामने आए थे लेकिन खातर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। जी हाँ, इंग्लैंड कैप्टन और बायर्न म्यूनिख की तरफ से पहला मैच खेल रहे थे, टॉटनहम के लिए पहले खेलते थे और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उनकी टॉटनहम के लिए रही है प्रीमियर लीग में। और अफरीदी टॉटनहम और प्रीमियर लीग के टॉप गोल स्कोरर भी हैं प्रीमियर लीग के, और आगे इस रिकॉर्ड को और भी बड़ा कर सकते थे, जिस पे कि एक जो फॉर्मर प्लेयर है उन्होंने कहा भी था कि इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बायर्न म्यूनिख अब आ गए हैं और आते ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। किस तरह से देखते हैं आप इनका इस जर्नी को, इस डिसीजन को, और आगे आपको लगता है कि यहाँ पे वो जो टाइटल जीतने वाली बात है चैम्पियंस लीग का स्पेशली, क्योंकि जर्मन बुंडेसलीगा तो जीतती है बायर्न म्यूनिख, तो चैंपियंस लीग जीतने में कितने अहम साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए भी। माइकल ओवन की आप बात कर रहे थे, जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था एक तरह से कि इनके लिए प्रीमियर लीग ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर वाला रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू कि जर्मनी में जाके बायर्न म्यूनिख के साथ बुंडेसलीगा जीते। लेकिन वो तो चैंपियंस लीग भी तो है ना, चैंपियंस लीग भी तो खेलेंगे। मतलब अब इन्होंने फिर बाद में अपने इंटरव्यू में हिंट दिया था कि मैं अभी 30 साल का हूँ, मेरे पास बहुत सारी फुटबॉल अभी रहती है, आई हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू प्ले। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने एक तो 2 हिंट्स दिए। एक तो सिर्फ वो बुंडेसलीगा जीतने के लिए नहीं आए, उनको भी पता है कि बुंडेसलीगा तो वैसे भी जीत जाएंगी बायर्न म्यूनिख इनके बगैर भी। चैंपियंस लीग जितवाना जो है इनका मेन पर्पस है। और दूसरा ये कि वापस जाने का भी हिंट दिया है। तो मतलब ये कि अब टॉटनहम से सीधा ये किसी बड़े क्लब में प्रीमियर लीग में नहीं जा सकते इन्होंने जाना था, क्योंकि टॉटनहम ने बेचना ही नहीं था और इतने बड़े प्राइस टैग पे शायद। वैसे भी आपने बताया था कि उनके जो ऑनर है उनकी ये स्ट्रेटजी है कि आप प्रीमियर लीग की किसी दूसरी टीम को नहीं बेचेंगे, कंपेटिटर्स को वो नहीं बेचते अपने खिलाड़ी। आप तो जा सकते हैं आसानी से यहाँ पे एक साल पूरा करके। से आप जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड या किसी बड़े क्लब में और में जा सकते हैं। चलें, अच्छा डिसीजन यानी आप कह रहे हैं कि साबित हुआ है, और फिलहाल तो अच्छा खेल रहे हैं, और नेक्स्ट जो है वो असल जो है वो चैंपियंस लीग में ही देखा जाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस और कितना ब्रिलियंस दिखाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कैप्टन भी इंग्लैंड के। और याद है आपको वर्ल्ड कप में वो जो सेमीफाइनल खेला गया था और वो जो सेकंड पेनल्टी शूट आउट में इन्होंने गोल मिस कर दिया था, वो गोल वजह भी बना था इनका बाहर होने की वर्ल्ड कप से। लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं, और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इनके इस मैच में क्या इन्होंने अचीव किया इस मैच में। ये आप देख रहे हैं 8.7 रेटिंग, गोल 1 किया है, असिस्ट भी किया है, एक जो पहला गोल किया था उसका असिस्ट इन्होंने किया था। एक्यूरेट पासेस जो थे वो 74% थे, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 1 है, और टचेस जो है वो 33 हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और ये मैच बायर्न म्यूनिख और वर्डन ब्रेमन के दरमियान खेले जाने वाला 0 के मुकाबले में 4 गोल से बायर्न म्यूनिख ने अपने नाम किया है। जर्मन बुंडेसलीगा का भी आगाज़ हो गया, नेक्स्ट मैचेस जो होंगे उनको भी आप तक पहुँचाएंगे हम। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की। जी हाँ, फाइनल खेला जाएगा स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल। और अफरीदी डिजर्विंग टीम्स पहुंची हैं, लगता है कि शुरू में बाहर हो गई, कुछ अपसेट्स हुए हमें देखने को मिले, लेकिन ये वो 2 टीम्स थे जिनको हम शुरू से ही कह रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में हमें नज़र आ रही हैं फाइनल में, और फाइनल बड़ा ही कांटेदार होने जा रहा है। लेकिन फाइनल से पहले जो है वो 3rd पोजीशन के लिए मैच खेला गया है स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया जो कि बड़ी हॉट समझी जा रही थी इस सीज़न, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन तीसरी पोजीशन हासिल नहीं कर सकी। स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में स्वीडन ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से मैच अपने नाम कर लिया है। और ऑस्ट्रेलिया क्यों हार गई ये मैच और क्या वजह बनी, जीतना चाहिए था ताकि एक वो थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं, एक लेगेसी है, थोड़ी सी इज्जत रह जाती बाकी कि तीसरी पोजीशन तो, क्योंकि अपनी ही कंट्री में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, होस्ट कर रही थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, येलो जर्सी में अक्सर हमें वैसे ऑस्ट्रेलिया ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर स्वीडन की येलो जर्सी थी और 2-0 से ये मैच उन्होंने नाम करके तीसरी पोजीशन हासिल की है इस वर्ल्ड कप में। कोई सोच रहा था कि स्वीडन तीसरी पोजीशन हासिल करेगी या नहीं, अफ्रीदी से जानेंगे, लेकिन रॉल्फो जो है
उन्होंने पेनल्टी पे पहला गोल किया 30वें मिनट में, और असलानी ने क्या ही खूबसूरत गोल किया 62वें मिनट में। आफरीदी, स्वीडन ऑस्ट्रेलिया में से कौन फेवरेट थी तीसरी पोजीशन के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं था कि स्वीडन फेवरेट थी। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि होम कंडीशंस की वजह से और सैम कर की परफॉर्मेंसेस की वजह से शायद वो उन्होंने सेमीफाइनल तक जो अचीवमेंट हासिल किए वो भी उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। लेकिन स्वीडन तो एक सीनियर प्रो, आप एक कह लें कि सीजनल कैंपेनर जो होता है, जो हर सीज़न ही हर वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करता है। अब ये 5 दफ़ा मुसलसल जो है टॉप 4 में उन्होंने फिनिश किया और 4 दफ़ा टॉप 3 में फिनिश किया है। अच्छा। 1991 में भी, 2003, 2011, 19 और 23, अब देख कंसेक्यूटिवली ये टॉप 3 में आते हैं और थर्ड पोजीशन पे फिनिश करते हैं। एक तरह से तीसरी पोजीशन इन्होंने अपनी बना ली है। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया जो है उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि वो यहाँ तक पहुँचे भी हैं। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के, क्या स्टैट्स हैं और क्या परफॉर्मेंस है दोनों टीम्स की तरफ से। आप देख रहे हैं शॉट्स 11 थे दोनों टीम्स की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट यहाँ पर स्वीडन की तरफ से 5 थे, जबकि 4 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के को मिले हैं। और पोजीशन भी आप देख रहे हैं 54% स्वीडन के पास, ऑस्ट्रेलिया के परसेंट 46% था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं। कॉर्नर्स यहाँ पर 3 मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को, स्वीडन को 1 भी नहीं मिला। 0 के मुकाबले में 2 गोल से ये मैच जीता है और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में दोबारा से जो है वो तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है स्वीडन ने। फाइनल भी होने जा रहा है आफरीदी, किस तरह से देखते हैं आप फाइनल भी? आपको लगता है, हम पहले तो वैसे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक फाइनल प्रेडिक्शन आपसे लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटिंग फाइनल होगा और दोनों टीम जो हैं काफ़ी पुरजोश हैं और पुरुमीद भी हैं, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो पिछले कुछ अरसे से, जब से सरीना इनकी कोच बनी है, तो मैचेस बिल्कुल भी नहीं तो हारती। आप किस टीम के साथ हैं? मैं पर्सनली तो मतलब चाहूँगा कि कोई भी जीते। 55% जो है वो दिया था स्पेन को। ऑन पेपर या ऑन अगर परफॉर्मेंस अगर पूरे वर्ल्ड कप को मैं देखूं तो वो मुझे लगता है कि स्पेन शायद एच कर दे। चले, आपकी स्पेन टीम है और मेरी व्यूवर्स जो है वो इंग्लैंड है, तो देखते हैं कि कौन जीतता है फाइनल और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बहरहाल तीसरी पोजीशन का फैसला हो चुका है और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का फैसला भी हो गया है, ब्रेक लेंगे उसके। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में हमें मौज अहमद ज्वाइन कर चुके हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान फुटबॉल पे काफ़ी गहरी नज़र और इनसाइड खबरें होती हैं इनके पास। सबसे पहले क्या खबर है आज माज आपके पास, बताइए। एबटाबाद से अंडर 16 का कैंप लाहौर शिफ्ट हो गया था और अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर का जो कैंप है वो अंडर 23 का, वो एबटाबाद में कैंप शुरू हो गए अंडर 3 क्वालिफायर्स के। ठीक। और इसी कैंप के लिए पहले थोड़ा सा मामला ख़राब भी हुआ था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो खिलाड़ी हैं जो नेशनल साइड में भी खेल रहे हैं और उनकी इंतज़ाम करना सारा और बाकी तरबियती मामलात की भी देखभाल करना वाज अ चैलेंज, लेकिन इट हैज़ बीन किक्ड ऑफ। इनमें से आप कह रहे हैं नेशनल टीम के लिए भी प्लेयर्स खेलते हैं, तो वो जो हमारा क्वालिफायर है वर्ल्ड कप का, उसकी भी तैयारी यहीं पे ये करेंगे? उनके लिए तो अब ये एडिड एडवांटेज है, क्योंकि वो जितने कैंप्स खेलते जाएंगे, तरबियत लेते जाएंगे, तो वो और कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बेहतर परफॉर्म तो उनकी कोई खबर आई है? क्योंकि वो कम ही दिन रह गए, कैंप्स तो शायद उनका शुरू हो गए हैं, लेकिन जो मेन प्लेयर्स हैं वो, जैसे आपने कहा था कि वो 3-4 दिन पहले ज्वाइन करेंगे, जो फॉरनर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली, वो उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो अपनी अपनी लीग्स खेल रहे हैं। अभी वो जान मोहम्मद खान का भी इंजरी का आया था और आपको याद होगा कि उनके बारे में कहा गया था कि वो मंथ के आखिर तक वो he'll probably get fit। अभी यही हमें उनके बारे में तो यही है कि वो अनफिट हैं, इसी वजह से वो अपनी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, प्राइमरी तो ऑब्वियसली उनकी नेशनल साइड के साथ है, लेकिन अभी वो अपनी लीग भी जो है वो नहीं खेल रहे। अच्छा, वो इंजरी की वजह से। जी, और बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं, जैसे हारून ने अभी ज्वाइन करना है, या अगर ईसा आता है, ईसा सुलेमान, और बाकी अगर कोई खिलाड़ी हैं, अब अगर हसन बशीर अवेलेबल नहीं है या और कोई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, शायद दोस्त का मैंने आपको बताया था वो फॉरवर्ड हैं, वो मौजूद हैं, उनकी दस्तयाबी है, वो ही विल बी जॉइनिंग द कैंप। बाकी खिलाड़ियों का भी अभी यही है, और वो जैसे ही 2 सितंबर तक की इन्होंने तारीख दी है कि 2 सितंबर को। ये जो कैंप एबटाबाद में शुरू हुआ, इसमें भी हमारी नेशनल टीम के काफ़ी प्लेयर हैं जो 23 में खेल रहे हैं एशियन क्वालिफायर, तो ये भी एडवांटेज हमारी साइड को पहुंचेगा कि यहाँ पे भी वो तैयारी कर रहे हैं। चले, अच्छी बात है। और ये एबटाबाद कैंप्स की मजीद जो है वो खबरें भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पर आपको बताते चलेंगे फुटसल के लिए जो है वो पिछले दिनों हम अनाउंस भी कर रहे थे कि फेडरेशन ने डेट अनाउंस की थी कि इस डेट तक आप अपने क्वायद और जो है वो जमा करवा दें, क्योंकि चैंपियनशिप का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। और अब जो है वो फाइनल हो चुके हैं जी टीमों के नाम। जी हाँ, एग्जैक्ट, वो एब्सोल्युटली 15 अगस्त तक उन्होंने बढ़ाया था इसका, पहले 10 अगस्त था, फिर 15 अगस्त।
और 15 अगस्त के बाद से अब तक ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मेंस और विमेंस दोनों के जो हैं वो कैटेगरीज और टीम अनाउंसमेंट कर दी गई हैं और कौन कौन से क्लब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से हिस्सा ले रहे हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फुटसॉल क्लब्स और बड़ा ज़बरदस्त है फुटसॉल क्लब में पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कुछ टीम्स और क्लब्स हमें पिछले सीज़न भी देखने को मिले। ये कहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है या सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह में? इन रीजन्स में ये पहले हो चुका है साल के आगाज़ में। अब इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी ये जो कैपिटल टेरिटरी है वहाँ से उन लोगों ने टीम्स को इनवाइट किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हीं का ऑर्गेनाइज किया हुआ ये टूर्नामेंट है, कोई प्राइवेट एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है। लाइक कहाँ पे करवा रहे हैं? ये इस्लामाबाद में काफ़ी वेन्यूज हैं। इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी का फुटसल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये इंडोर होता है, इसमें ज़्यादा वो इश्यूज नहीं होते। फुटसल के लिए इनके पास सेवरल डिफरेंट वेन्यूज अवेलेबल हैं यहाँ, और 22 टीमें अब तक इकट्ठी हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी इस्लामाबाद गुड थिंग। ये इन तीनों रीजन से, और यहाँ से फिर ये इस्लामाबाद जाएंगे और जहाँ पे ये खेलेंगे, राइट? टीमें भी वहीं की हैं। वो पोपो एफसी भी वहीं का क्लब है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का। और जो चार टीम्स हैं ख़वातीन की, वो भी उन्हीं मज़ाफ़ाती इलाकों से हैं। मैंने अर्ज़ किया कश्मीर से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन 3 इलाकों से उन्होंने इन क्लब्स को इन्वाइट किया। ये कब से कब तक है चैम्पियनशिप? ये इसका अभी आई एम नॉट श्योर इसकी डेट क्या अनाउंस की गई थी, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू हैपन इन अक्टूबर। बिल्कुल ठीक है। पूरे पाकिस्तान से जो है वो अब टीमों का ऐलान कर दिया गया है और जो भी इसकी अपडेट्स होंगी वो हम अपने शो में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सी टीम जो है वो इस दफ़ा देख देंगे फुटसॉल में टॉप पोजीशन हासिल करती हैं। और अब हम बात करेंगे स्ट्रीट जो फुटबॉल चिल्ड्रन का जो था, जो नॉर्वे में खेला गया है, वहाँ से आप कल भी बता रहे थे एक जो है वो लड़का चुना गया है अंडर 16 के लिए, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, कौन है वो, कहाँ से हैं? जी, उबैदुल्लाह को शामिल किया गया है अंडर 16 सैफ चैम्पियनशिप जो होने जा रही है, उसमें ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम। पहले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल जो नॉर्वे कप हुआ है पाकिस्तान में, उसमें फाइनलिस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं और डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त वो बेहतरीन उसमें सतह पर है। 11 गोल्स भी करते रहे हैं, 11 गोल्स भी करते रहे हैं एग्जैक्टली। तो वो तो उनका मोरल हाई है और इसकी वजह से उनको दूसरे खिलाड़ियों को भी अब इमोशनली अपलिफ्ट करने में डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह के मैचेस होंगे स्ट्रीट चाइल्ड के, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं या एनजीओ करवाती हैं, उन्में भी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी कि अगर हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम भी जो है वो नेशनल साइड पे अंडर 16 के लिए, अंडर 23 के लिए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये रास्ता तो उन्होंने बनाया है, रास्ता तो उन्होंने बना दिया है और लोगों के लिए भी अब ये मशअल राह बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। उबैदुल्लाह जो है वो अब हमें अंडर 16 में खेलते हुए नजर आएंगे और सैफ जो गेम्स है उनका वो जल्दी आगाज़ हो जाएगा और कैंप्स उनके भी चल रहे हैं, पहले अब्टाबाद में जैसे हमने बताया और अब लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया है और कैंप में भी चले गए हैं। ये कैंप ज्वाइन कर चुके हैं आप, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ फीमेल्स के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। हमारी जो विमेंस की टीम है काफ़ी एक्टिव पिछले दिनों में कुछ मेंबर्स उसके नज़र आ रहे थे, जिनमें फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान की हाजरा खान जो है काफ़ी अर्से से पर्दा से गायब हैं। क्या कर दिया गया है उनको गायब या खुद ही गायब हो गई हैं? कोई खबर नहीं आ रही उनके बारे में और उस तरह से एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया। वो प्रॉब्ली अपनी इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वो उनमें मशगूल हैं और मसरूफ़ हैं। वैसे पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए वो बहुत मुतहरिक रही हैं और देखा भी यही गया है। उन्होंने जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर एक लीग करवाई है ख़वातीन की और उसको स्पॉन्सर भी किया है। अच्छा। उसकी काफ़ी पजीराई भी की है, विच वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। बड़ी डिलाइटफुल बात थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मुझ तक ये खबर पहुँची। और दूसरी बात ये कि उनका अपना एक्सपोजर भी देखें, वो कैप्टनसी कर चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मी मजबूत तरीन टीम है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग की भी और अब सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा जाए तो प्राइड है। इस टीम का हिस्सा बनना किसी का भी ख्वाब होता है, वो उसकी नुमाइंदगी कर चुकी हैं, बलोचिस्तान यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। तो एक बड़ा ठीक ठाक वाफर मिकदार का उनके पास एक्सपोजर भी है। नेशनल साइड की तरफ से अभी तक सिर्फ 6 गोल्स कर पाई हैं बतौर मिडफील्डर और क़यादत में भी अभी खेल रही हैं या अभी टीम में भी नहीं नजर आ रही? टीम में अभी उनका सिलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहा, ये सिंगापुर में जो भी मैच हुए हैं शी वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। अभी पहले सैफ चैंपियनशिप में वो लास्ट ईयर गई थी 2022 में, देखने इसकी कोई खबर नहीं आई कि वो क्यों अभी उनके बारे में इस सवाल से कोई खबर नहीं आई कि वो क्यों टीम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है ये डेफिनेटली एक डिबेट है, इसके बारे में जब तक हमारे पास जो और उनका अपना भी कोई बयान या कोई इस तरह की खबर आई नहीं अभी तक उनकी गायब हैं, यानी गायब मीन्स टू से कि वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही
या उनकी कोई बात ऐसी उन्होंने भी कोई वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं से यानी ऐसी खबर नहीं इस बताई ख्वाहिश का इजहार किया हो कि वो कि टीम वो का हिस्सा खेलना बन चाहती है या कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो नहीं खेल रही, तो ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक। ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ना उनके सोशल मीडिया से अक्सर ऐसी अशात होती रहती है, तस्वीर की भी, वीडियोस की भी, जिससे वो फुटबॉल में अपनी एंगेजमेंट शो करती रहती हैं। चलें, बिल्कुल ठीक, उम्मीद करते हैं जल्दी वो अपनी एंगेजमेंट दोबारा से शो करें, क्योंकि ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो हमारा असासा हैं जी, और बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे पाकिस्तान के लिए। आप लोग भी अपनी खिदमत दे सकते हैं। आप में अगर टैलेंट है, आप बेहतरीन जगलर हैं, ड्रिबलर हैं, या फिर आपका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, या फुटबॉल की स्किल्स हैं आपके अंदर, आप खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं या बन सकते हैं, आपको लगता है आपके अंदर वो टैलेंट है, आप शोकेस करना चाहते हैं, आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप मोबाइल पकड़ें और 30 सेकंड्स या 1 मिनट जितनी आपको वो स्किल्स आती हैं, जितनी आप दिखा सकते हैं, वो वीडियो बनाएं, और वो वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 0311 777 3868 पे अपनी वीडियोस भेजें। और इसमें मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, अक्सर बच्चों को लेके जाते हैं पार्क्स में, और फुटबॉल मैंने खुद देखा है, मेसी की जर्सी पहने हुए हैं, टीना की जर्सी पहने हुए, तो वो बच्चों को इनकरेज भी करते हैं और बच्चे खेलते भी हैं, तो आप उनको फोर्स भी करें कि वो स्किल्स अपनी दिखाएं और आप वीडियो बनाएं उनकी, और ताकि वो वीडियोस हम अपने शोज़ में चलाएं। हमारे पास काफ़ी वीडियोस मास, बड़ी खुशी की बात है, आई भी हैं बड़े दूर दूर के इलाकों से। इंशाल्लाह जल्दी हम अपने प्रोग्राम्स में भी शामिल करेंगे। मकसद यही है कि उस टैलेंट को दिखाया जाए कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनमें जो सबसे बेस्ट वीडियो या जो सबसे बेस्ट स्किल्स होंगी जिस बच्चे की, उनको हम अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे, और यहाँ पे बुला के उनको इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है वो हमें बच्चा भी अंडर 16, अंडर 23 उसमें नज़र आए, उस कैंप के अंदर नज़र आए, जैसे हमें उबैदुल्लाह नज़र आए हैं। तो आप अपनी वीडियोस भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया मास, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स। जी हाँ, गोल्डन बूट लेटेस्ट क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटीज मूव फॉर लुकास पैकेटा is on hold because of concerns surrounding an FA and FIFA betting investigations. जी आफरीदी। जी, एक्चुअली में ये पिछले सीज़न वेस्ट हैम का एक मैच हुआ था प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस के साथ, जिसमें अचानक से उस मैच के दौरान एक बैटिंग कंपनी पे इनके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने, या कह लें, या इनके साथ जो पकेटा के साथ ताल्लुक़ थे, एक्वेंटेंस जिसे कहते हैं, उन्होंने उस पर रजिस्टर किया बैटिंग वेबसाइट पे, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जितनी लिमिट थी उस वेबसाइट की बैटिंग लगा दी। और बैटिंग में शर्त ये थी कि ये येलो कार्ड एक स्पेसिफिक मिनट्स पे ये येलो कार्ड लेंगे, और एग्जैक्टली मैच में वही हुआ। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक तरह से अपने आखिरी मराहिल में है, और वेस्ट हैम जो थी उनकी ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज हो चुकी थी मैनचेस्टर सिटी के साथ, वैसे भी तयन हो चुका था मनी ट्रांसफ़र का, लेकिन अभी मैनचेस्टर सिटी ने आखिरी लम्हात पे जब ये खबर आई है एक दिन दो दिन तहकीकात के लिए ये रोक दिया कि अभी इनके ऊपर शायद चार्जेस लग जाएं, तो मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा बैक ऑफ कर गई है। वैसे भी सिटी जो है वो कम ही प्लेयर्स ले रही थी, और एक ये प्लेयर थे, अब इन पे भी होल्ड लग गया। आपको लगता है मामलात हो जाएंगे क्लियर, देन उनको ले लेंगी, अगर नहीं होते तो ऑफ कोर्स फिर इनकी जगह किसी और को लेंगी या रोक देंगे ये मामला। हाँ, अब पकेटा का अपना स्टांस ये है कि मैंने ज़िंदगी में ना बैटिंग की है, ना मुझे बैटिंग का पता है, और ना मैं बैटिंग को प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह हुई है पूरा सर्कमस्टांसेस जो है वो, उसमें शायद ऑब्वियसली अगर आपके करीबी साथी या दोस्त या रिश्तेदार उसी दिन स्पेसिफिकली मैक्सिमम इनपुट देते हैं, तो कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है, इस चीज़ का कनेक्शन बन रहे। तो अगर तो इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और बच जाते हैं, तो फिर तो मैनचेस्टर सिटी में चले जाएंगे, वरना शायद पाबंदी लग जाए और अगले साल ही खेलने। चलिए लेट्स सी क्या इसका अपडेट आएगा, जो भी आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो है नासिर अल खलीफी और किलियन एम्बाप्पे। आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि दोनों के दरमियान मीटिंग हुई है, और उसके बाद मामला तय पा गए, और फिर हमें किलियन एम्बाप्पे पहले मैच में खेलते हुए भी नजर आए PSG के लिए, उससे पहले बिठाया हुआ था। और अब नासिर ने कहा था, नासिर अल खलीफी ने, यू विल सी यू विल नॉट प्ले अगेन। और उन्होंने कहा कि वो जो हमारे यहाँ नहीं ऐसे कहते कि फिर मैं देखता हूँ तुम फिर कैसे खेलते हो,
ठीक है, तो ये नासिर अल खलीफी ने कहा था। फिर एम्बापे ने भी आगे से अच्छा जवाब दिया था। जो जागी हुई कौमें होती हैं वो ऐसे ही जवाब देती हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं भी ये देख रहा हूँ कि हिस्ट्री में फ़ुटबॉल की एक ऐसा सदर जो कि मुझे नहीं खिलाएगा, ये आप ही होंगे, फिर और कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, एक तारीख उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया था कि आप भी तारीख रकम कर देंगे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स को एक प्रेसिडेंट ने नहीं सिर्फ खिलाया अपनी और ईगो वो की आप वजह से जो नहीं खिलाया। इनडायरेक्टली तो वो यही कहना चाह रहे थे क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन जाएंगे उस राह पे। ऑलरेडी है, उन्होंने साबित किया है, उन्होंने अपनी सिंगल हैंडेडली उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया है कि किस कैलिबर के वो प्लेयर हैं। और सारे क्लब्स जो है हाथों हाथ लेने को जो है वो तैयार हैं। वो वैसी ही बात है जैसे मैसी के साथ PSG ने किया, और तब भी एक फॉर्मर प्लेयर का बयान भी आया था कि मैसी को कोई भी दुनिया का क्लब 5 मिनट के लिए खेलने के लिए भी उनको मिन्नत करेगा, उनकी समाजत करेगा कि आप खेल लें। और PSG इतने बड़े स्टार को उसके साथ ये कर रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है नासिर अल खलीफी, आप में प्रॉब्लम है, ये मानना पड़ेगा। आप मामलात को सही तरह से नहीं हैंडल कर पा रहे। एक प्लेयर के साथ हो तो बात और होती है, यहाँ पे तो सभी प्लेयर्स के साथ ये ऐसे ही कर रहे हैं। और जो इनके अल्ट्रा फैंस हैं वो भी जो हैं वो कुछ ऐसी ही हरकतें करते आ रहे हैं। लेट्स सी, अभी तो मामलात खैर तय हो गए हैं, लेकिन गर्मा गर्मी हुई है मीटिंग में, ये बात सामने आई है। तो लेट्स सी ये मामलात कब तक सही रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पेप गार्डियोला ने जो है वो खामोशी तोड़ी है और बड़ी ज़बरदस्त तोड़ी है। काफ़ी शिकवे शिकायत किए हैं और तंज किया है बेसिकली। उन्होंने कहा एवरीवन कंप्लेन्स अबाउट सौदी अरेबिया बट व्हेन सऊदी अरेबिया नॉक्स ऑन द डोर ऑल क्लब्स ओपन द डोर, रेड कारपेट, दिस से what do you want my friend, I'll sell everything, so happy, complain for everything but everyone opens the door। ये भी सही कहा है उन्होंने कि हर कोई ये कह रहा है सऊदी प्रो लीग, मुझे तो लगता है प्रीमियर लीग के जो ऑनर हैं अगर उनको भी ऑफर हो गई सऊदी प्रो लीग से तो वो भी चले जाएंगे क्योंकि वो पैसे ही इतने दे रहे हैं। तो ये भी इन्होंने यही कंप्लेन किया कि कंप्लेन हर कोई कर रहा है, लेकिन जब कोई दरवाज़ा नॉक होता है तो सबसे पहले तैयार भी खुद हो जाते हैं या पीछे से कहा भी ये जाता है कि यार हमारा भी कोई जुगाड़ लगा दें, हम भी आ जाएं। सबसे ज़्यादा मसला ही प्रीमियर लीग और इंग्लैंड को है और इंग्लिश मीडिया को है सऊदी अरब की स्पेंडिंग से, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो दुनिया की नंबर 1 लीग है वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा आ गया है क्योंकि पैसों के साथ कंपीट ही नहीं कर सकते। है तो सही खतरा, इसमें तो कोई शक नहीं और खिलाड़ी भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उसको काफ़ी अच्छा एड्रेस किया पेप गार्डियोला ने कि आप लोगों को मसला भी है और आप ही हो जो सबसे ज्यादा प्लेयर्स, अब देखिए सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रीमियर लीग से ही उन्होंने खरीदे और गए हैं प्लेयर्स। सबसे पहले प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए थे, तो उन्होंने ही सारा कुछ ही शुरू करवाया है। और तो ये एक है एक डुप्लिसिटिस एक तरह से नेचर है कि वेस्टर्न मीडिया की हमेशा से रही है कि एक दो रुख उनके रहे हैं हमेशा से, और अच्छा उन्होंने जो है वो तंज और खामोश जो है वो उनको किया है। एनीवेज लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये वो खबर है जो हमने काफ़ी अर्सा पहले ही बता दी थी, आफरीदी आपने बताई थी। लुचियानो स्पेलेटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इटालियन नेशनल टीम हेड कोच ऑन कॉन्ट्रैक्ट वेल्ड अंटिल 2026। ये हमने भी कहा था, नेपोली के लिए इन्होंने खदमात सर अंजाम दी थी और 33 साल बाद नेपोली को इटालियन सीरिया जितवाने में सबसे अहम किरदार जो है वो इस इंसान का है, इस कोच का है। और हमने तब भी कहा था कि अगर ये इटली के कोच बन जाते हैं तो इटली जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर सका था, बड़ी ज़बरदस्त टीम है उनकी, आफरीदी अब बन गए हैं, तो अब आपको चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं इटली के? इटली की टीम में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। जी बिल्कुल, वो तो हमें अगले साल यूरो कप में नज़र आ जाएगा कि क्या लेवल है इनकी कोचिंग का। नेपोली के साथ तो हमने देखा ही है। ऑब्वियसली जब इन्होंने सऊदी प्रो लीग को इनकार कर दिया था तो तभी आइडिया हो गया था मोस्टली लोगों को कि ये कहाँ देख रहे हैं, और ये देख भी नेशनल टीम की तरफ देख रहे थे। तो वो जॉब इनको जब ऑफर हुई तो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ली इन्होंने। रॉबर्टो मैंचिनी भी अच्छे खासे मैनेजर हैं, मैनचेस्टर सिटी को पहला प्रीमियर लीग टाइटल इन्होंने ही जितवाया था, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस नहीं निकलवा पाए जो वो चाह रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं इटली को। लेट्स सी वर्ल्ड कप में नज़र आ जाएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, आर्सेनल हैव रिलीज देयर थर्ड किट फॉर द सीजन। अवे किट जो है वो आर्सेनल ने लॉन्च कर दी है। जी हाँ, एमरेट्स की आपने देखी है किट, नहीं आफरीदी ग्रीन कलर की ये किट है, थर्ड जो न्यू किट है अवे किट है। और क्या लाइक आपको क्या लगता है अच्छे कलर्स चूज़ किए गए हैं, क्योंकि रेड यूजुअली इनका होता है। आर्सेनल की हमेशा से अच्छी किट होती है, लेकिन इस बार इन्होंने जो अवे किट्स लॉन्च किए हैं, चाहे आप किट नंबर 2 की बात करें और चाहे ये तीसरी किट, दोनों ने ही बहुत धूम मचाई है। उनकी जो ऑफिशियल होम किट होती है वो तो वही रेड कलर्स होते हैं, रेड एंड वाइट, और उसमें बस थोड़े से स्ट्रिप्स वगैरह की चेंजेस होती है, मोस्टली इतना कोई ड्रास्टिक तो ग्रीन क्यों इस दफा दिया है? ग्रीन तो एक काम रहने का वो सिग्नल नहीं होता ओवरऑल, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड फुटबॉल में हमने पहले भी पैकेजेस भी शामिल किए कि कलर्स बड़े
डिपेंड करते हैं कि, और ये रिसर्च ने भी साबित किया है कि जो सुर्ख कलर की जर्सीज पहने हुए टीमें हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं। जी बिल्कुल, और इसमें मोस्टली तो आर्सेनल ने रेड एंड वाइट ही पहनना होता है, होम किट ज़्यादातर पहनते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मैच हो जहाँ पे अब फॉर एग्जांपल आर्सेनल का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच है या बायर्न म्यूनिख के साथ या लिवरपूल के साथ मैच है, तो फिर दोनों टीमें तो रेड नहीं पहन सकती। तो जिसका अवे होता है फिर वो अवे किट अपनी पहनती है, या दूसरी अवे किट या तीसरी अवे किट, जैसे ये तीसरी थी। लेकिन इस बार जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्सेनल ने किट्स चूज़ किए हैं, खास करके अवे किट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी धूम मचाई है और काफ़ी अट्रैक्ट किया है, मतलब यानी पसंद आई हैं फैंस को, जो है वो पसंद आई, और बेसिकली फ़ैन्स के लिए ही बनाई जाती हैं। और फैंस अगर पसंद कर लें उस चीज़ को तो वो फिर पैसे वसूल हो जाते हैं उस चीज़ के। कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हमने आपके साथ शेयर किए, कुछ मैचेस आपके साथ शेयर किए, और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की क्या सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से भी आपको हमने बताया है। और आप लोग इस प्रोग्राम को रिपीट पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv, इसके अलावा यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स PK, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारा साथ दिया। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।